मतलब उस लेडी ने सीधा उस नदी पर जंप कर दिया। केले के पेड़ के बीच में कोई एक एंटिटी है जो वो उधर डांस कर रहा है। उसी दिन रात को मैं जब सो रहा था ना, तो मेरे को लगा कि कोई मेरा एकदम कस के गला दबा रहा है। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे ऊपर एक ब्लूइश पर्पल कलर समथिंग वैसे ही कलर का कोई एक एंटिटी बैठा हुआ था मेरे छाती पर। मेरे को पीछे से फुट स्टेप्स सुनाई देने लगे एकदम क्लियरली। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने साथ कोई ऐसी दिक्कत ले ले, कोई ऐसी गलती कर ले जिसे जिंदगी भर वो ठीक ना कर पाए। ये डायलॉग तो आपने स्पाइडरमैन मूवी में जरूर ही सुना होगा। बड़ी शक्तियों के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। उन शक्तियों को अगर आप संभाल के नहीं रखते और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर मुंह फेर लेते हैं तो आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं होती। आपने पहाड़ों के बारे में अक्सर सुना होगा कि पहाड़ों में परिवारों पर जो सबसे बुजुर्ग इंसान होता है उसके ऊपर देवता आते हैं। जो देवता आते हैं उनका आशीर्वाद होता है। घर के बहुत सारे वो जो प्रॉब्लम्स हैं अपने साथ लेके चले जाते हैं। बहुत सारे डिसीजन पहले ही बता देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देवता के आने की अगर किसी के ऊपर आ जाए और फिर उनसे गलती हो जाए तो सोचिए क्या ही भुगतान करना पड़ता होगा। आज का पूरा रियल इंसिडेंट जो हमें बताने वाले हैं उनका नाम है आयुष जोशी। नेपाल के रहने वाले हैं ये। आगे बढ़ने से पहले आयुष ने अपने परिवार के बारे में बताया कि भाई हमारी ब्राह्मणों की फैमिली है, पुजारी हमारे दादाजी रहे हैं और हमारे दादाजी के अंदर हमारे देवता आया करते थे। 3-4 साल के थे आयुष जब एक फैसला लिया गया था। जो दादाजी थे जिनके अंदर देवता आते थे, उन्होंने आयुष के पापा को, उनके चाचा को और बड़े पापा को, तीनों को बुलाया और ये बताया कि कुछ टाइम बाद दादाजी शांत होने वाले हैं। तो उसके बाद देवता जो आएंगे वो परिवार के इन 3 लोगों में ही किसी में से आएंगे। तीनों के एक एक लड़के थे, सबकी छोटी उम्र थी। तो ये चीज़ बताई गई कि आयुष के पापा के अंदर जो है देवता आना चाहते हैं अपनी मर्जी से। आयुष के पापा एक टीचिंग प्रोफाइल में थे, जिनको बाहर जाना पड़ता था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उन्हें कैंटीन का खाना पड़ता था और कभी भी उनका कोई भी शेड्यूल हो जाता था, कहीं भी जाना पड़ जाता था। तो आयुष के पापा ने अपने देवता जी के सामने ये चीज़ रख दी कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाऊंगा। अभी आप एक काम कीजिए, जो मेरे से छोटे वाले मतलब मेरे भाई हैं, चाचा जी, उनके ऊपर आप आना शुरू कीजिए। उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिएगा। जो हमारे तीनों बच्चे हैं उनमें से जैसा आपको ठीक लगे आप आगे उनको चुन लीजिएगा। जो वहाँ पर देवता थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, अभी मैं चाचा के अंदर आऊँगा, लेकिन जब इनका वक्त पूरा होगा तो मैं चुनूंगा कि मुझे तीनों बच्चों में से किस पर आना है। और कोई भी मुझे उस टाइम पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं देगा, कोई मना नहीं करेगा। उस टाइम मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनूंगा। इस फैसले को सबने एक्सेप्ट करा और चाचा जी जो थे उसी दिन से, जिस दिन से देवता आने उनके ऊपर शुरू हुए, उन्होंने जनेऊ धारण किया, पूजा पाठ करनी शुरू की और अपने घर के वो सारी चीज़ें माननी शुरू की जो जो देवता बताया करते थे। वक्त बीतता गया और आयुष बड़े हो गए। जब आयुष बड़े हुए तो 8वीं क्लास में आके देवता ने ये चीज़ अनाउंस की कि अब मैं आयुष के अंदर आना शुरू करूँगा। आयुष एक वो लड़का है जो बिल्कुल साफ पवित्र तरीके से रहता है, पूजा पाठ करता है और आगे जाके आयुष को ही चुना जाएगा इस चीज़ के लिए। चाचा जी से उतर के आयुष के अंदर जो है देवता आने लगे थे। बट देवता कभी इस तरीके से नहीं आते थे कि आयुष की पढ़ाई में दिक्कत हो या स्कूल में वो कभी भी आ जाएं। एक चीज़ होती है कि देवता उस टाइम पर सबसे ज़्यादा आते हैं जब पूरे परिवार पर कोई ना कोई विपत्ति होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सारी क्लासेस निकल गई। इसके बाद अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आयुष बुटवल चले गए। बुटवल जाने के बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया। इस अपार्टमेंट का नक्शा उन्होंने बताया कि भाई 2 मंजिल का घर है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे सीनियर्स रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे मैं और मेरा दोस्त रहते थे। बट हम ऐसे रहते थे, एक कमरा उसका था, एक मेरा था, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था, खाना हम अपने आप बनाते थे। और दूसरी मंजिल पे हमारे ऑनर्स रहते थे। ऑनर्स में 4 लोग थे, मम्मी पापा, एक लड़का और एक लड़की। अब जब बुटवल में आयुष आ गए थे, यहाँ पे आने के बाद थोड़े से गैर जिम्मेदार ये हो गए थे। ये अपने देवता की फ़ोटो वहाँ पर नहीं लेके आए थे, अपने कमरे में किसी भी भगवान जी की फ़ोटो इन्होंने नहीं लगाई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और जो आयुष थे उनकी पूजा पाठ भी बिल्कुल छूट गई और इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हो गए कि अपने कॉलेज जाते, वहाँ से आते, कभी सुबह कभी शाम को। वहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, असाइनमेंट्स बनाने होते थे।
तो आयुष जो थे इन्हीं चीज़ों में बिजी रहते थे। फ्री टाइम में वो अपने दोस्तों के साथ जाते, ड्रिंक करते, कभी घर पे नॉनवेज खाते। ये सारी चीज़ें जो उन्हें मना करी गई थी वही सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे थे। 1 साल बाद इनकी एक गर्लफ्रेंड बनती है। गर्लफ्रेंड का नाम था काव्या। काव्या इनके कॉलेज में ही थी और ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आयुष ने सामने से जाके काव्या से बात करी और उसे प्रपोज कर दिया और काव्या ने हाँ कह दिया। धीरे धीरे इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को मालूम ही नहीं चला। दोनों मिलते थे, आपस में घूमने फिरने जाते थे। एक दिन काव्या आयुष के अपार्टमेंट में आ रखी थी। ये लोग आपस में कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर काव्या बोलती है कि पता है तुम्हें, मेरी जो दादी है ना वो बंगाल साइड से है और उन्हें बहुत ज़्यादा काला जादू आता है। और आयुष उस टाइम पर ये सारी चीज़ें सुन रहे थे और वह एकदम से काव्या की तरफ देखते हैं और इस तरीके से स्माइल करते हैं कि जैसे ये सारी बातें सिर्फ वो कहानियाँ होती हैं। तो उस टाइम काव्या जो वहाँ पर थी वो बोलती है कि तुम इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, सही में मेरी जो दादी है वो काले जादू में महारत है। तो आयुष बोलता है कि ठीक है, तो एक काम करना, अपनी दादी को बोलना मेरे बारे में कुछ पता करे और हो सकता है तो मेरे पीछे किसी को छोड़ दे, मैं भी देख लूँगा, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं। तो तभी अचानक से काव्या एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुनने के बाद आयुष अटेंशन पे आता है। तो काव्या बोलती है कि तुम्हें पता है, जब भी मैं दादी के बारे में बात करती हूँ ना, दादी को पता चल जाता है। आयुष बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ना, तो अपनी दादी को जाके बोल देना मेरे बारे में कुछ बताएं या फिर मेरे पीछे कोई एंटिटी छोड़ दे, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारी दादी को। ये इनकी आपस में बातें होती हैं और काव्या आयुष से मिलकर अपने घर चली जाती हैं। उस रात आयुष आराम से सोए। सुबह उठे 4:30-5 बजे रनिंग करने के लिए। आयुष जब रनिंग करने के लिए निकले रोड पे, तो जब वो रनिंग करके वापस आ रहे थे, रनिंग करते हुए ही अपने हॉस्टल की तरफ, तब इनको दिखता है कि मेरे आगे एक बुजुर्ग औरत जा रही है। धीरे 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 साइड में एक नदी बह रही थी। ये रनिंग करते हुए आ रहे थे तो ये देखते कि वो जो औरत है वो इतनी धीरे चल रही है और ये फुल स्पीड में भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये उस औरत से आगे नहीं निकल पा रहे। आयुष अपना पूरा जोर लगा देते हैं, फुल स्पीड में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो औरत थी बिल्कुल स्लो मोशन में चल रही थी, लेकिन फिर भी आयुष उनसे आगे नहीं निकल पाए। आयुष धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे और अचानक से देखते हैं वो जो बुजुर्ग औरत थी वो सीधा नदी की तरफ आती है और उसमें छलांग मार देती है। अब आयुष का दिल एकदम से घबरा जाता है। आयुष सीधा नदी के पास भागते हैं और बोलते हैं, लाइट जलाते हैं फ़ोन की और बोलते हैं कि दादी दादी आप ठीक हो? दादी कहाँ गए आप? दादी आपको कुछ हुआ तो नहीं है? फिर आयुष एकदम से सोचते कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या, और ये सोचते सोचते धीरे धीरे वो अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। यहाँ से आयुष की ज़िंदगी में जो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, यह चैलेंज देना कितना भारी पड़ गया था, यह आयुष को अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। आयुष रनिंग करके वापस आते हैं और सीधा कॉलेज चले जाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं कि यार मेरे साथ ना सुबह सुबह ऐसे हुआ था। तो उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मैंने बोला था कि दादी के बारे में कुछ गलत मत बोलना। तो वो बोलते हैं कि मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, जब अपनी दादी को चैलेंज दे दियो। कभी कभी हो जाता है इंसान को वहम, ऐसा थोड़ी ना है कि तेरी दादी ने सब कुछ किया है। तो जो काव्या थी वो अपने घर जाती है और ये जो आयुष थे अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि काव्या की मिस कॉल्स पड़ी हुई हैं। काव्या शायद जल्दी पहुँच गई थी अपने घर पर। ये काव्या को फ़ोन करते हैं और काव्या सामने से बोलती है, मैंने कहा था ना दादी को पता चल जाएगा। दादी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे बारे में किस किस के सामने क्या क्या बातें करती है बेटा, क्यों करती है? तू चाहती है तेरे को कोई दिक्कत हो? तूने क्यों बताया उस लड़के को? आयुष दंग रह गए बात सुन के कि ये कैसे हो सकता है। फिर भी आयुष यही बोलते कि कोई नहीं, मेरे साथ मेरे देवता हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोल उनको जो करना है करें। और ये बोल के आयुष ने फ़ोन रख दिया। ये उन देवता की बात कर रहे हैं जिनको ये पूज नहीं रहे, जिनकी फ़ोटो नहीं है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्होंने मुंह मोड़ लिया है। इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में ये मेंशन किया कि अक्षय भाई ये मेरी गलती नहीं थी, जब से मैं वहाँ पर गया था मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। इसके बाद आयुष ने ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दी और 1 हफ्ते तक इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही घूमते घूमते टहलते टहलते एक पार्क में पहुँचे। वो पार्क जो था एक्चुअली में केले के बिल्कुल जो केले की उपजाई होती है उसी के बगल में एक पार्क था। वहाँ पर ये लोग बैठे, इन्होंने बातचीत करनी शुरू की। वहाँ पर एकदम से उनकी नज़र पड़ी तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी औरत को वहाँ पर इन्होंने कुछ क्रिया करते हुए देखा है। तो ये अचानक से काव्या से बोलते हैं कि काव्या एक बार देखिए वो औरत तेरे को भी दिख रही है वहाँ पर क्रिया करती हुई। तो जब ये दोनों एक साथ देखते तो देखते आयुष की अभी तक जो औरत वहाँ पर थी वो गायब हो गई। तो काव्या बोलती है कि आयुष सब ठीक तो है ना तेरे साथ? तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? तू अजीब अजीब सी चीज़ें कर रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले भी तू ऐसे ही बोल रहा था, फिर तू ऐसे ही बोल रहे हैं। आयुष बोलता है कुछ नहीं मेरा वहम था, तू टेंशन मत ले और चलते हैं। वहाँ से ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। आयुष जिस रात उस क्रिया वाली औरत को देखकर अपार्टमेंट में आए, ये सोने की कोशिश कर रहे थे रात के 2-2:30 बजे। अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं।
जब तक ये अपनी आँख खोलते हैं देखते हैं कि कोई एंटिटी वहाँ पर थी, जो औरत की एंटिटी थी, और वो इनका गला दबा रही थी। ये अपना पूरा जोर लगाते हैं, देवता को याद करते हैं। देवता को याद करने के बाद अचानक से फ्री होते हैं, उठते हैं, इधर उधर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। इनके दिमाग में यही आता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात बड़ी मुश्किल से कटती है आयुष की। सुबह ये ऊपर जाते हैं सेकंड फ्लोर पे अपनी ओनर के पास और बोलते हैं कि आपने जब से ये घर लिया है, बनवाया है, आपने यहाँ पे कोई पूजा पाठ करवाई है? तो ओनर बोलती है कि नहीं, हमें वक्त नहीं मिला। इस घर को बने 2 साल हो गए थे, लेकिन आयुष के मुताबिक अभी तक यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हुआ था। आयुष यही बोलते कि अपने घर में पूजा पाठ करवा लीजिए, मुझे रात को ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। तो वो जो ऑनर थी बोलती है कि ठीक है, अभी तो हमारे रिलेटिव्स में कोई गुजरा है तो 45-50 दिन तो हम कुछ नहीं करवा पाएंगे, लेकिन उसके बाद ज़रूर हम एक पूजा का वहाँ पर आयोजन करेंगे। आयुष ने ये सारी चीज़ें बताई और आयुष अपने कॉलेज की तरफ निकल गए। 1-2 दिन बीते। यूनिवर्सिटी वालों ने आयुष और उनके दोस्त को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको कुछ फाइल सबमिट करके आनी है, तो आपको काठमांडू जाना पड़ेगा। सारा खर्चा जो है यूनिवर्सिटी वाले देने वाले थे। तो काठमांडू के लिए दोनों दोस्त निकलते हैं, आयुष और सुबोध। ये जाते हैं और काठमांडू में एक होटल बुक करते हैं। पहले तो फ़ाइल डिपॉजिट करने जाते हैं, तो वहाँ पर इन्हें बता दिया जाता है कि फ़ाइल डिपॉजिट एक साथ नहीं होती, उसमें 2 दिन लगते हैं। तो खर्चा यूनिवर्सिटी दे रही थी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये लोग सुबह फ़ाइल डिपॉजिट करने के काम में लगे रहते थे, असाइनमेंट बनाते थे और शाम को अपने होटल में आ जाते थे। पहले दिन ये जब पहुँचे तो उस दिन तो इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगली रात जब ये लोग होटल में पहुँचे और आयुष बहुत थके हुए थे, सोने के लिए लेटे, जब ही सुबोध अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे और अब इन्होंने अपने कमरे का नक्शा बताया कि एक बेड बिल्कुल कोने में, दूसरा बेड बिल्कुल दूसरी तरफ अपोजिट कोने में। आयुष आराम से सो रहे थे। थोड़ी देर में आयुष को ऐसा लगता है कि उनके पैर पे कोई गुदगुदी कर रहे हैं। आयुष एकदम से पैर हिलाते हैं और 2-3 बार वो अपने दोस्त को गाली देते हैं कि सुबोध ऐसी हरकत क्यों कर रहा है तू, यार सोने दे प्लीज़। तो सुबोध ऐसे करके देखते हैं उसको कि इसको क्या हुआ है, सपने में ही क्यों गाली दे रहा है मेरे को। तो जब आयुष को लगता है कि यार सुबोध तो उस कोने में बैठा है, तो ये अपनी जब आँख खोलते हैं तब इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि भाई एक एंटिटी मेरे सामने मेरी छाती पे बैठी हुई है, मेरा गला दबा रही है, उसके मुंह पे झुर्रियाँ आ रही हैं, वो कोई बुजुर्ग, सफ़ेद बाल और आंखें बिल्कुल अजीब सी, होठ बिल्कुल सूखे हुए, मुंह से जैसे रक्त बह रहा है। मैं चिल्ला के उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं उठ नहीं पा रहा। अचानक से सुबोध बोलते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? जब सुबोध ने लाइट ऑन की तब ये होश में आते हैं और उसको बताते सुबोध को कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एंटिटी को फील किया है। ये अपना काम निपटाते हैं काठमांडू से और अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। अब आयुष के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि हम देवता को पूछते हैं, हमारे देवता हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रातें टलने लगी और एक दिन सुबोध आते हैं इनके पास और बोलते हैं कि यार मेरा बाहर का खाने का मन कर रहा है, तू चलेगा मेरे साथ? तो आयुष बोलते हैं कि भाई मेरा कल का खाना रखा हुआ है, मैं ऐसा खाना बर्बाद नहीं करूँगा, तेरे को खा के आना है तू खा जा, मैं नहीं चाह रहा, मैं घर में ही पकाऊँगा। तो ये सब सुनने के बाद सुबोध बाहर खाना खाने चले जाते हैं। पूरे फ्लोर पे आयुष आज अकेले थे। ये अपने लिए खाना बना रहे थे, जो पुराना खाना था उसे गर्म कर रहे थे। इन्हें 3 बार ऐसा लगता है जैसे इनके गेट के बाहर से कोई एंटिटी फुल स्पीड में 3 बार आगे पीछे हुई। आयुष ने 1 बार देखा, फिर 2 बार देखा, फिर 3 बार देखा। तो आयुष बाहर निकल के गए और देखते यार कोई भी नहीं है। लेकिन आयुष को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ का टारगेट बन रहा हूँ, क्या जो काव्या ने बताया था वो सही में सच हो रहा है? आयुष बोलते हैं नहीं, मैं कैसी बातों को हूल दे रहा हूँ। और आयुष अपने दोबारा काम में लग जाते हैं। ये जब इंसिडेंट हुआ 1-2 दिन बाद दशहरे की छुट्टी हो गई और आयुष अपने घर पे वापस आ गए। उन्होंने वहाँ पे किसी से डिस्कस नहीं करा। छुट्टियों के दौरान वो अपने घर पे ही रहे, वहाँ पर उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। छुट्टियों से वापस आए, जब वो वापस आए तो गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए बोला और आयुष अपने कामों में बिजी थे, वो अपने यूनिवर्सिटी के कुछ असाइनमेंट्स पे काम कर रहे थे, तो गर्लफ्रेंड से मिलने से मना कर दिया। तो गर्लफ्रेंड और उनका झगड़ा हो रखा था। कुछ टाइम बाद इनके प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे। रात भर पढ़ने की कोशिश करते थे, तो एक टाइम ऐसा आया मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आयुष बाहर निकलते हैं, अपने घर से थोड़ी ही दूर गए थे, टहलते टहलते उसी गार्डन के पास जो इनके घर के पास था जहाँ पर ये उनके साथ बैठे थे काव्या के, और वहाँ पर ये सिगरेट पीना शुरू करते हैं। सिगरेट पी के जब ये ख़त्म करते हैं और वापस चलना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे ये 1-2 कदम आगे बढ़ाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई और भी है जो पीछे पीछे चल रहा है। इनके दिमाग में एकदम से ये चीज़ आती है कि अब मुझे कौन बचाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद मैं रात को अकेला बाहर आ गया, सुनसान रास्ता, ऐसी जगह पर कोई भी नहीं है, आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा और मैं चल रहा हूँ तो पीछे कोई महसूस हो रहा है। आयुष बिना पलटे सीधा अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आगे चलते पीछे छन 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 आयुष सीधा अपार्टमेंट में घुसते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। अब आयुष के दिमाग में ये चल रहा था, अगर इन सब चीज़ों की वजह से मैंने पढ़ना छोड़ दिया ना तो मेरी ज़िंदगी हराम हो जाएगी।
वो सीधा पढ़ने बैठते हैं। तो वो देखते हैं कि गेट के बाहर ऐसा लगता है कि कोई झाँक रहा है, तो उन्हें लगता है कि शायद सुबोध होगा, बालकनी में खड़ा होगा। 3 सेकंड बाद इन्हें होश आता है कि अबे बालकनी तो है ही नहीं। तो जब ये मुड़ के देखते हैं शीशे के सामने, तो कोई एंटिटी वहाँ पर इन्हें झाँक रही थी, जो अचानक से वहाँ से निकलती है। अब इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, इन्हें समझ नहीं आ रहा इनके साथ हो क्या रहा है। पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन अभी इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली थी जिनका इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। अब ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें इतनी बड़ी मिली हुई थी, देवता इनके आसपास रहते थे, इनके अंदर आते थे, तो इन्होंने ऐसा रवैया क्यों दिखाया कि इन्होंने पूजा पाठ बंद कर दिया, ये ड्रिंक करने लगे, स्मोक करने लगे। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो फिर उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि अक्षय भाई, जब से मैं अपने घर से अपार्टमेंट में आया था, मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं कर पा रहा था, और ये मेरी गलती थी कि मैं अपने देवता की फ़ोटो नहीं लेके आया था। मेरे कमरे में कोई भी भगवान वगैरह कोई भी नहीं थे, मतलब मेरा कमरा बिल्कुल ब्लैंक पड़ा था। और ये चीज़ें जिस तरीके से मेरे साथ हो रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। रात को ये अपनी आंख बंद करते हैं सोने से पहले और अपने देवता से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। बैक टू बैक ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती तो इन्हें खुद भी समझ में आ रही थी, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके देवता इनसे रूठ गए हैं क्या। आखिर ऐसा हुआ क्या है? ये 5-10 मिनट उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और फिर इनकी आंख लग जाती है। अचानक से जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि इनके कमरे की लाइट ऑन है। इन्हें अच्छे से याद है कि ऑफ करके सोए थे और इनके कमरे का गेट भी खुला हुआ है। जब ये ध्यान से देखते तो वहाँ पर देखते एक बुजुर्ग खड़ा है जिसने शॉल ओढ़ रखी है ब्राउन कलर की और हाथ में एक डंडी है। तो आयुष को लगता है कि यार कोई आ गया है क्या चल के, मतलब कुछ भटक गया था रास्ता, मुझसे कोई पूछने आया है कुछ ना कुछ। तो आयुष बोलते कि अंकल कुछ पूछना है क्या आपको, कोई रास्ता भटक गए हो क्या? तो जो सामने बुजुर्ग खड़े थे वो अचानक से चिल्ला के बोलते हैं कि मैं आऊँ अंदर या नहीं आऊँ, तू बता दे मुझे। तो आयुष एकदम से डर जाते कि यार इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ में बोल रहे हैं जैसे मैंने कोई गलती कर दी है। तो आयुष बोलते हैं नहीं नहीं आप आइए ना अंदर, मैं मना नहीं कर रहा आपको। तो वो सामने से बुजुर्ग बोलते कि अंदर आने के लिए तूने छोड़ा क्या है? मुझे ना तो तू पूछता है ना मुझे याद करता है, कमरे में तूने इतनी अपवित्रता फैला रखी है। कहाँ है मेरी फ़ोटो? किसी भगवान की फ़ोटो दिख रही है? तो आयुष बोलते कि आप हो कौन? तो ये बोलते हैं मैं तेरा देवता हूँ, तुझे पता है मैं बचा रहा हूँ अभी तक तुझे। तो आयुष एकदम से खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते कि मुझे माफ़ कर दो, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इस तरीके से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और मैं भूल गया था कि मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो देवता अंदर आते हैं और बैठते हैं, फिर बताते हैं कि तुझे मालूम है तू अभी तक अगर ज़िंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से, मैंने तुझे बचा रखा है, वरना वो जो बुज़ुर्ग औरत है ना उसने तो तेरे पीछे कब से एक चीज़ छोड़ रखी है और वो चीज़ हमेशा तेरे साथ रहती है। तू जब सोता है, उठता है, कॉलेज जाता है, रोज़ रात को वो तेरे कमरे में आती है और मैं तुझे बचाता हूँ, और तूने मेरे लिए ये सब कुछ कर रखा है, इतनी अपवित्रता। तो आयुष बताते कि मेरे से गलती हो गई, मैं शुरू से ही इस चीज़ पर ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इतना बिजी हो गया मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो देवता बोलते कि कोई नहीं, अब इन सब चीज़ों को ठीक करियो, और बस मैं इतना बताने आया हूँ कि वो जो औरत है वो तेरा पीछा नहीं छोड़ रही, और ये जो तेरे बगल में जो लड़का लेटता है दोस्त तेरा, इसके पीछे भी किसी ने एंटिटी छोड़ रखी है। तो आयुष सुन के हैरान हो जाते हैं कि सुबोध के पीछे किसने छोड़ दिया। तो जो देवता होते हैं वो बताते कि 2-2 एंटिटीज तुम्हारे कमरे में आगे पीछे घूमती हैं। तो आयुष बोलते कि मतलब सुबोध को भी खतरा है? तो देवता बोलते सुबोध को खतरा नहीं है, लेकिन वो एंटिटी पीछे छोड़ रखी है। तेरे पीछे तो उसने छोड़ी है, वो जो तेरी दोस्त है उसकी दादी ने, उसने ये चेक करने के लिए कि तू कितना बहादुर है, तूने बहुत खुल के चैलेंज दिया था ना, और मेरे नाम से चैलेंज देता घूम रहा है, तू मेरे साथ भी देवता है। कैसा देवता हूँ मैं तेरे साथ? यहाँ पर कोई तूने इंतज़ाम कर रखा है मेरा? तो आयुष एकदम से मुँह नीचे करके बोलते सुबोध को खतरा है क्या? तो देवता बोलते कि नहीं खतरा नहीं है उसे, बस वो सर्वे पे किसी के साथ गया था, अपनी टीम के साथ किसी घर में घुस गया और वहाँ पर जिद करने लगा कि उनको बुलाओ उनको बुलाओ उनको बुलाओ। वहाँ पे कोई औरत आई थी, पर फिर भी सुबोध यही बोलता रहा उन अंकल को बुलाओ अंकल को बुलाओ। वो अंकल, अब वो अंकल अपनी कोई क्रिया कर रहे थे अंदर, उनका ध्यान भंग हो गया, तो वो पानी लेके आए और पानी में कुछ मिला रखा था, सुबोध ने वो पी लिया। तो वो एंटिटी थी, वो सुबोध के आसपास घूमती है पर सुबोध को ज़्यादा दिक्कत नहीं देती, लेकिन तेरे पीछे जो चीज़ छोड़ रखी है वो पूरी कोशिश कर रही है तुझे दिक्कत देने की, तुझे मारने की। अब देवता ये सारी चीज़ें बताते हैं और आयुष को साफ बोल देते कि कल सुबह होते ही सारी चीज़ें ठीक करो, अपनी आदतें सुधारो, फिर पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पूजा पाठ को मत छोड़ो। तो अब इनके आयुष के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, हाथ जोड़ते हैं और अचानक से इनकी आँख खुलती है। तो आयुष देखते कि ओहो, देवता जो थे वो आए सपने में और सारी चीज़ें बता के चले गए।
उसी टाइम आयुष की मम्मी का फ़ोन आता है सुबह कि तूने क्या कर रखा है, देवता मेरे सपने में आए थे, वो बता रहे कि तू उनकी पूजा नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भटक रखा है, बेशरम हो गया है तू। तो आयुष को कंफर्म भी हो गया कि भाई देवता आए थे और वो बचा भी रहे हैं, और वो चेतावनी भी दे के चले गए कि अगर मैं रूठ गया तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुबह सुबह उठ के सीधा मार्केट में गए, शिवजी जी की एक फ़ोटो ली, अपने देवता की एक फ़ोटो मंगवाई और अपने कमरे में स्थापित करी। उसके बाद आयुष के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब ये रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे 2024 में भेजी थी। जब मैंने इस रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया तो अभी आई थिंक 15 जनवरी को या 16 जनवरी को उन्होंने मुझे एक दोबारा वॉइस नोट भेज रखा था, जिसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई ये रिकॉर्डिंग भेजने के बाद वो जो दादी थी उसे फिर पता चल गया कि मैंने आप तक ये रिकॉर्डिंग भेजी हुई है। तो उसने क्या करा, जो काव्या थी उस पर अटैक किया और उसकी दोस्त पर अटैक किया। तो स्कूटी से वो दोनों गिरे और जो काव्या थी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, और आगे जो दोस्त चला रही थी उसके फेस पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं वो फ़ोटो लगा देता हूँ, लड़की का चेहरा नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि कुछ ना कोई दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जहाँ पर काव्या अपने पैर में फ्रैक्चर लगवा रही है। इसके बाद फिर एक वॉइस नोट आया जहाँ पर आयुष ने मेंशन किया कि भाई जो उनकी दादी है ना, वो काव्या को अब मारने पर तुली हुई है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जान ली हैं और आपको बता दी है, और ये चीज़ काव्या के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। तो हुआ क्या है, काव्या का एक जो पैड था, जो पीरियड के टाइम पर पैड था, वो दादी उसका उठा कर ले गई है। अब उससे क्रिया वगैरह कर रही हैं। तो अब आयुष आए हैं हमसे मदद मांगने के लिए, और हम मदद करेंगे उनकी जितनी हो सकता है। तो आयुष ने आखिरी में सिर्फ यही चीज़ मेंशन करी कि उस दादी के बारे में कभी कहीं कितनी ही बात कर लो उसको पता चल जाता है। मैं सारी चीज़ों को साइड में रख के उन देवता को एक बार प्रणाम करता हूँ जो इस तरीके से अभी तक आयुष को बचाते आ रहे हैं। ये आशीर्वाद वो सब पर रखें जिन जिन पर वो रख सकते हैं। हम सिर्फ यही विनती चाहेंगे कि जिस तरीके से देवता को पूजा जाता है उसी तरीके से पूजा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मॉडर्न लाइफ में अपने देवताओं को, अपने भगवानों को, अपने पितरों को, कुल देवी देवताओं को आप भूल जाओ, वो आपके लिए बहुत बड़ी एक गलती हो सकती है। पूजा पाठ करते टाइम अपने पितरों को, कुल देवी देवताओं को, भगवानों को हमेशा याद करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि वही आपके कुल की देवी देवता हैं, वही आपको बचाने आएंगे, सबसे पहले आपके लिए खड़े होंगे। आयुष एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए थे जहां पर उन्हें बिल्कुल ये लग गया कि अब तो इसके बाद मेरा दी एंड होने वाला। तो उन्होंने अपने देवता को याद करा। अगर शुरू से ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलते तो शायद ये उनके साथ होता ही नहीं। उसके बाद एक बार फिर आयुष ने बताया कि भाई मेरे देवता मेरे सपने में आए थे, और उन्होंने यही बताया कि वो जो औरत है वो काव्या के पीछे पड़ गई है, देवता मुझे बचा रहे हैं, और वो जो हमसे हेल्प लेने आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि काव्या की मदद हो पाए, सुबोध की मदद हो पाए, और वो जो लड़की स्कूटी से उनकी गिरी थी जो काव्या की दोस्त थी उनकी मदद हो पाए। तो हम देखेंगे हमसे क्या बन पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको बहुत बड़ा सबक मिलता है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि ऐसे चैलेंज लेना देना कितना भारी पड़ सकता है। मतलब जब काव्या ने ये चीज़ बताई थी उसी टाइम पर इस चीज़ को क्लोज कर देना था। क्यों ये चीज़ बोलनी थी कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, मैं देख लूँगा। क्या ज़रूरत होती है? अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसको वहीं मिट्टी पा दो, सबसे बढ़िया होता है। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे चैलेंजेस ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारी आपसे आखिरी में आके क्या रिक्वेस्ट होती है कि जिस तरीके से हम रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आते हैं, वॉइस नोट, इमेजेस, इतना सब कुछ, भाई चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हमारा मोटिवेशन बना के रखो। हम बहुत मेहनत करते हैं सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में, और इस रियल इंसिडेंट को फिर भेज दीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेते हैं, और उनके पास ज़रूर जो अपनी कुल देवी देवताओं को नहीं पूछते, अपनी देवी देवताओं को भूल चुके हैं, भगवानों पर से भरोसा उठ चुका है। तो उनको कहीं से शायद वीडियो के जरिए ये सारी चीज़ें समझने में ईजी हो जाए कि कैसे इंसान की जान बचाते हैं उनकी कुल देवी देवता और जो भगवान होते हैं। आपको पता है हमारा जो दूसरा चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, हमारा पॉडकास्ट चैनल, वहाँ पर सब्सक्राइबर आके पूरा ऐसे ही रियल इंसिडेंट कैमरे के सामने बता रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? मैं आपको बताता हूँ प्रक्रिया क्या है। आप कैमरे पे आ सकते हो, पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हो। उसके लिए जो नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार आपकी रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, अच्छे से गाइड किया जाएगा। आप कैमरे के सामने पूरी जनता के लिए कोई ना कोई मैसेज दे सकते हो जिससे वो भी अवेयरनेस ले सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। और आखिरी में आके जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि भाई प्लीज़ अपने माँ बाप से प्यार बना के रखिए। और मैं तो यही कहूँगा, दादा दादी, कुल देवी देवता, भगवान, सबसे इतना टच में रहिए, सबसे इतना प्यार कीजिए। जब भी कोई काम कर रहे हैं, राधा राधा, राम राम, जय श्री राम, हनुमान जी, जिनका नाम आ रहा है बस बोलते रहिए, आपके काम आपको बनते नजर आ जाएंगे। आखिरी में आके यही बोलूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।
उसकी दादी के बारे में कुछ भी मतलब बातें करता है। जैसे अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि उसकी दादी ऐसी ऐसी एक एक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो उसकी दादी को मालूम चल जाता है वो बात। तूने अंदर आने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, मेरे इधर कोई ना तो तूने फोटो रखी हुई है ना तो पूजा पाठ किया हुआ है, रूम भी एकदम अपवित्र हो चुका है। तेरा मतलब तेरा काम बिगाड़ने के लिए, तेरे को टेंशन टॉर्चर इधर उधर देने के लिए और तेरे को हार्म करने के लिए उन्होंने एक वो एंटिटी तेरे पीछे लगाया हुआ है। तो तू संभल के रहियो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी कोई फोटो या कोई भी भगवान की फोटो रूम पर लाकर गंगा जल इधर उधर छिड़क कर पूजा पाठ कर लेना।